Good morning, students. We are discuss about principles of management. Already discuss 9 principle of management our previous classes and continue today. We are discuss about our remaining topic प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 10 पॉइंट जो है ऑर्डर देखिएगा। ये अपना आज का पहला जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो है ऑर्डर। वैसे 10 है, हेनरी फ्योल द्वारा जो दिए गए हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उनको हम पढ़ रहे हैं, जो अपने एक बहुत ही फेमस स्कॉलर है अपने हेनरी फ्योल, उनके द्वारा बताए हुए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं उसमें 10 टॉपिक है अपना 10 पॉइंट ऑर्डर्स मीन्स दैट देयर इज ए फिक्स्ड प्लेस फॉर ईच ऑब्जेक्ट एंड एवरी ऑब्जेक्ट शुड बी एट इट्स प्लेस एंड द राइट पर्सन शुड बी in the right place. Again, order means that there is a fixed place for each object and every object should be at its place and the right person should be in the right place. आप इसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। According to this principle, एवरी जो ईच ऑब्जेक्ट है उसके लिए अपने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज़ ए फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए फॉर ईच ऑब्जेक्ट एंड एवरी ऑब्जेक्ट शुड बी एट इट्स प्लेस। और जो ऑब्जेक्ट है वो एक फिक्स एक टाइम पे एक टाइम लिमिट में अपने उस प्लेस पे होना भी चाहिए। एंड द राइट पर्सन, इसी के साथ राइट पर्सन शुड बी इन द राइट प्लेस, और सही व्यक्ति सही स्थान पर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ना बैंक में अकाउंटेंट है या फिर कैशियर है, तो कैशियर का जो एक केबिन होता है उस केबिन में उसका एक फिक्स्ड प्लेस है, तो उसको वहाँ बैंक की जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसको अपने केबिन में होना चाहिए। तो ये होता है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स that there is a fixed place for each object and every object should be at its place and the right person should be in the right place. The purpose of this principle is that the proper function should be the purpose of this principle is that the proper function should be assigned to be the appropriate person. Again, the purpose of this principle is that the proper function should be assigned to be the appropriate person. कि इस सिद्धांत का जो है ना पर्पज़ है वो ये है, इस प्रिंसिपल का पर्पज़ ये है कि उचित कार्य जो है प्रॉपर एक फंक्शन है वो एक कोई अप्रोप्रिएट पर्सन के थ्रू होना चाहिए, उसको दिया जाना चाहिए, उसको वहाँ पे इसके लिए ना है ना असाइन यानी कि नियुक्त किया जाना चाहिए। अप्रोप्रिएट पर्सन मतलब वो काम उसको आता हो। जैसे हमने ना डिवीज़न ऑफ वर्क पढ़ा है, तो एक व्यक्ति की जो है ना कैपेसिटी है, उसकी ना एलिजिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसको है ना वर्क है ना मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पे बता रहा है द पर्पस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज़ दैट द प्रॉपर फंक्शन शुड बी असाइंड टू बी द अप्रोप्रिएट पर्सन, द वर्क इज प्रॉपरली executed and the execution is in proper control, ताकि अपना जो काम है वो प्रॉपरली अच्छे से हो सके एंड उसका जो निष्पादन किया जा रहा है, एग्जीक्यूशन यानी कि निष्पादन, उसको जब किया जा रहा है इज़ इन प्रॉपर कंट्रोल, तो प्रॉपर कंट्रोल में रहे ऑर्गेनाइजेशन के, अपने मैनेजर्स के। देयर बाई
इंक्रीजिंग द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे करने से मतलब कि अपन जब इसको फॉलो कर रहे हैं इस प्रिंसिपल को, ऑर्डर को, तो इससे क्या होगा, देयर बाई इंक्रीजिंग द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे अपने ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूँ अपने घर से कि है ना, अपने घर में मान लीजिए कि है ना इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो कट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो गया तो हमें इमरजेंसी लाइट की है ना नीड होती है वहाँ। तो है ना जो अंधेरा है उसमें आप इमरजेंसी लाइट अगर उसको आप ढूंढ पाते हो तो आपके लिए कार्य करना आसान हो जाएगा। अब ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि उसके लिए आपके घर में एक ना फिक्स्ड प्लेस है, पता है इमरजेंसी लाइट आपको कहाँ रखनी है। तो आप जब है ना इलेक्ट्रिसिटी पावर कट होता है तो आप उसको तुरंत वहाँ से रिसीव कर सकते हो आप और अपना कार्य कर सकते हो। तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, देयर इज़ ए फिक्स प्लेस फॉर इच ऑब्जेक्ट एंड एवरी ऑब्जेक्ट शुड बी एट इट्स प्लेस एंड द राइट पर्सन शुड बी इन द राइट प्लेस होना चाहिए। एंड नेक्स्ट अपना जो इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है 11, वो है इक्विटी। आप इसको है ना प्रॉपर नाम से ही इसको समझ सकते हो। इक्विटी इज़ ए मिक्सचर ऑफ जस्टिस एंड काइंडनेस का मिक्सचर होना चाहिए इक्विटी इज़ ए मिक्सचर ऑफ जस्टिस एंड काइंडनेस। इक्विटी मीन्स दैट ऑल पर्सन शुड बी लुक्ड आफ्टर इन इक्वलिटी। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑल द पर्सन जो वर्किंग कर रहे हैं उन सब को इक्वली आपको देखना चाहिए मैनेजमेंट को। इक्वलिटी मीन्स दैट ऑल पर्सन शुड बी लुक्ड आफ्टर इन इक्वलिटी एंड देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है कि ना किसी के साथ कोई भेदभाव या पक्षपात ना हो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ना जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में है जितने भी ऑल द पर्सन जो वर्किंग कर रहे हैं, तो इक्विटी मीन्स दैट ऑल पर्सन शुड बी लुक्ड आफ्टर इन इक्वलिटी एंड देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन देयर रिम्यूनरेशन एंड पनिशमेंट सिस्टम। और अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो रिम्यूनरेशन एंड पनिशमेंट का जो सिस्टम है उसमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप सभी को इक्वलिटी ट्रीट करोगे। अगर आप उनको रिम्यूनरेशन पे कर रहे हो या फिर उनको है ना पनिशमेंट दे रहे हो, पनिशमेंट आप उनको दे रहे हो जब उनसे कोई मान लो कि ना काम ठीक से नहीं हुआ उस कारण से, तो दिस क्रिएट्स लॉयल्टी टू वर्ड द ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस क्रिएट्स लॉयल्टी होती है ईमानदारी बोल दो या वफादारी आप बोल सकते हो। तो दिस क्रिएट्स लॉयल्टी टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन अमोंग द एम्प्लॉयज़। और इससे क्या होगा, एक जो आप इक्वलिटी ना सबको ट्रीट करोगे तो उससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ है वो ऑर्गेनाइजेशन के अमंग क्या होंगे, लॉयल्टी होगी। ओके, दिस क्रिएट्स लॉयल्टी टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन अमोंग द एम्प्लॉयज़। ओके जी, नेक्स्ट है अपना टॉपिक जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है 12, वो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ओके जी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यू ऑफ पर्सनल। ध्यान से सुनिएगा, इसको समझिएगा, एक आपके लिए नई चीज़ है, अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन वन टास्क मस्ट बी मेड एट लिस्ट फॉर ए सर्टेन टाइम। ध्यान से सुनिएगा ये क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन वन टास्क मस्ट बी मेड एट लिस्ट फॉर ए सर्टेन टाइम। कि एक जो एम्प्लॉय है उसको आप किसी एक टास्क के लिए अपॉइंटमेंट दे रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो, तो उसको लिस्ट मतलब होता है कि कम से कम टाइम के, लिस्ट फॉर ए सर्टेन टाइम, कम से कम समय के लिए उसको वहाँ बने रहने देना चाहिए, कि निश्चित होना चाहिए उसका टाइम लिमिट, सर्टेन टाइम।
ऐसा क्यों ज़रूरी है? वन बेनिफिट ऑफ दिस इज दैट द एम्प्लॉय बिकम फेमिलियर विद द नेचर ऑफ हिज वर्क, कि जो कोई ना न्यू एम्प्लॉय है उसको अपने जो नेचर ऑफ हैज़ हिज जो वर्क है उसको समझने में, उससे परिचित होने में, फेमिलियर मतलब कि उसको समझना या उसको जानना या परिचित होना। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसका वन बेनिफिट क्या है? वन बेनिफिट ऑफ दिस is that the employees become familiar with the nature of his work, the circumstances of the work, etc. अब ऐसा करने से क्या होगा? उसकी वर्क कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, विच इंक्रीजेज हैज़ वर्क कैपेसिटी। वर्क कैपेसिटी देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप ना सब क्रिकेट टीम के बारे में जानते हो, उसमें कोई ना नया प्लेयर आता है, न्यू प्लेयर जब एंट्रेंस करता है तो उसको वहाँ की ना जो सर्कमस्टेंसेस है या नेचर ऑफ वर्क है उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ओके, तो आप उसको वो टाइम दो। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई न्यू एम्प्लॉयज़ है, वो अपॉइंटमेंट हुआ है किसी एक स्पेशल टास्क के लिए, तो उसको है ना लिस्ट फॉर ए सर्टेन टाइम के लिए आप वहाँ पे उसको रखोगे, ये नेसेसरी है, क्योंकि उसको अपने ना न्यू वर्क के नेचर को ना है ना समझने में उसको टाइम लगेगा। फेमिलियर विद द नेचर ऑफ हिज वर्क, द सर्क्यूमस्टेंसेज ऑफ वर्क एक्सेट्रा, विच अब इससे क्या होगा? विच इंक्रीज हैज़ वर्क कैपेसिटी, इससे उसकी वर्क कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी। विथ मोर इंटरचेंज या चेंज ऑफ एम्प्लॉयज़, इससे ना जो ना अपने एम्प्लॉयज़ है उनका चेंज होना, मतलब इंटरचेंज है आवागमन, कि जो ओल्ड है वो तो है ना लेफ़्ट हो गए और न्यू है वो अपॉइंट हो गए। तो ये जो आपकी एक इसमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात नहीं है, इसको आप रोक सकते हो। विथ मोर इंटरचेंज या चेंज ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन नॉट क्रिएट प्रॉपर हारमोनी बिटवीन themselves and their action, कि कर्मचारी जो अपने हैं एम्प्लॉयज़ है उनके एक तो ना जो इंटरचेंज है उसमें रिड्यूस होगा, वो कम होगा, और कर्मचारी अपने themselves एंड अपने जो एक्शन उनके जो है जो कार्य हैं उनमें क्या कर सकते हैं? विच हैव एडवर्स वो इनको प्रॉपर हारमोनी मतलब उनको अच्छे से समझ सकते हैं। हारमोनी मतलब होता है कि ना तालमेल बिठाना, सामंजस्य। तो वो प्रॉपर हारमोनी बिटवीन देमसेल्फ एंड देयर एक्शन हो सकता है। विच हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन देयर इफिशियंसी, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ इसमें टेन्यू नहीं होगा, तो क्या होगा? विच हैव एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑन देयर इफ़िशियंसी, तो इनकी जो इफ़िशियंसी है, इफ़िशियंसी कार्य कुशलता जो है उस पे एडवर्स इफ़ेक्ट होता है विपरीत प्रभाव, ये पड़ेगा। तो इसके लिए एक जो एम्प्लॉयज़ है उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो उसको है ना लिस्ट फॉर ए सर्टेन टाइम के लिए आप स्टेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। ओके, स्टेबिलिटी होनी चाहिए ऑफ टेन्यूज ऑफ पर्सन्स। जी, नेक्स्ट है इंस्पिरेशन होती है प्रेरणा। ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रिंसिपल है। कीपिंग इन व्यू द अथॉरिटीज़ एंड डिसिप्लिन, अपने ये जो अथॉरिटीज़ एंड डिसिप्लिन है उसको ध्यान में रखते हुए, कीपिंग इन व्यू द अथॉरिटीज़ एंड डिसिप्लिन, मैनेजर्स शुड इंस्पायर देयर सबऑर्डिनेट्स टू टेक इनिशिएटिव इन एनी वर्क, कि मैनेजर्स को अपने ना अथॉरिटीज़ एंड डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए उनको इंस्पायर करना चाहिए। इंस्पायर मतलब होता है कि उनको प्रेरित करना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट्स को, देयर सबऑर्डिनेट्स टू टेक इनिशिएटिव इन एनी वर्क। इनिशिएटिव मीन्स होता है कि पहल, वो आगे आकर अगर उनके पास कोई ना न्यू सजेशन है या फिर है ना कोई न्यू आइडियाज़ है तो वो उनको बताए, उनको लाए, अपने जो इम्प्लीमेंट करे उनको एनी वर्क में।
तो मैनेजर शुड बी इंस्पायर देयर सबऑर्डिनेट्स टू टेक इनिशिएटिव इन एनी वर्क. This not only creates new ideas, but there is a feeling of satisfaction in the subordinates. इससे न केवल न्यू आइडियाज़ क्रिएट होंगे, इतना तो होगा ही, ये तो होगा ही, क्रिएट से न्यू आइडियाज़, बट इसके अलावा बट देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ सेटिस्फिकेशन इन द सबऑर्डिनेट्स. इससे ना जो सबऑर्डिनेट्स है उनकी ना जो है ना सेटिस्फिकेशन फीलिंग है वो भी इंक्रीज़ होगी, वो भी बढ़ेगी. तो ये अच्छी बात होगी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ओके, तो ये हो गया अपना इंस्पिरेशन. एंड नेक्स्ट है स्पीड दी कॉप्स. स्पीड दी कॉप्स मीनिंग होता है जो ना टीम स्पिरिट होता है, यानी कि अपने समूह भावना, एक टीम की तरह हमें वर्क करना है. इसका हम दूसरा नाम इसको कॉल कर सकते हैं हम स्पिरिट ऑफ कॉरपोरेशन. स्पिरिट ऑफ कॉरपोरेशन, देखिए इसको समझिएगा. द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कॉरपोरेशन ऑफ द एम्प्लॉइजेज. जो एम्प्लॉइजेज है ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी जो म्यूचुअल कॉरपोरेशन है वो कैसी है, उस पर डिपेंड करता है अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सक्सेस. द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द स्पिरिट. स्पिरिट यानी कि होती है भावना, स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कॉरपोरेशन. म्यूचुअल कॉरपोरेशन मतलब कि वो एक दूसरे को कॉर्पोरेट करें, तो म्यूचुअल कॉरपोरेशन की उनमें स्पिरिट होनी चाहिए ऑफ द एम्प्लॉयज़ में. तो अगर ऐसा होगा तो ही अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस होगा. द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कॉरपोरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़. दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन यूनिटी इज पावर. अपना जो ये प्रिंसिपल है किस बेस पे वर्क करता है? दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन यूनिटी इज पावर. यूनिटी इज पावर, एकता ही शक्ति है. यूनिटी इज पावर, इस बेस पे ये वर्क करता है. इट इज़ नेसेसरी फॉर द मैनेजर, और ये मैनेजर के लिए ज़रूरी है कि वो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है. इट इज़ नेसेसरी फॉर द मैनेजर टू टेक सच स्टेप्स विच कैन क्रिएट ए सेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेशन इन द एम्प्लॉयज़. जी, यहाँ पे जो मैनेजर है उसको क्या करना है? इट इज़ नेसेसरी फॉर द मैनेजर टू टेक सच स्टेप्स विच कैन क्रिएट ए सेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट. जो अपने एम्प्लॉयज़ है उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट हो सके एंड उनमें कॉरपोरेशन की जो स्पिरिट है वो हो सके. म्यूचुअल कॉरपोरेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, तो ऐसे कुछ उसको स्टेप, सच स्टेप उसको लेने होंगे. टेक सच स्टेप्स, मैनेजर टू टेक सच स्टेप्स विच कैन क्रिएट ए सेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉरपोरेशन इन द एम्प्लॉयज़. आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो अगर आपने एक मूवी देखी हो चक दे इंडिया. चक दे इंडिया में जो इनका कोच होता है, जो अपने हॉकी टीम होती है वुमेंस की, उसमें उनका जो कोच होता है, कोच अपने इसमें शाहरुख खान ने इसमें रोल प्ले किया है. तो वो अपनी उस जो कोच उसमें क्या करता है, अपनी जो हॉकी टीम है उसमें टीम स्पिरिट क्रिएट करता है. तो वो वहाँ पे कोच क्या कर रहा है? टेक सच स्टेप्स विच कैन क्रिएट ए सेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पे विश्वास, एंड कॉर्पोरेशन इन द एम्प्लॉयज़. तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे वो प्लेयर्स में ये सब करता है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेशन क्रिएट करता है. तो ऐसे ही एक मैनेजर को, मैनेजर्स टू टेक सच स्टेप्स विच कैन क्रिएट ए सेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेशन इन द एम्प्लॉयज़. तो इस तरह से आपने इसके जो ना 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फेयोल ने दिए, ये आपने सारे पढ़े हैं. मैं एक बार आपको फिर से बता दूं आपने कौन कौन से इसमें ना पढ़े हैं. इनको आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कीजिएगा. फर्स्ट आपने पढ़ा था डिवीज़न ऑफ वर्क, सेकेंड था अपना अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, थर्ड था डिसिप्लिन, फोर्थ था यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ पढ़ा था अपन ने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, 7 पढ़ा था अपने रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, 8 था अपने सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, 9 था स्केलर चेन,
10 order, 11 equity, 12 stability of tenure of person एंड 13 था अपने ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इंस्पिरेशन और 14 स्पिरिट डी कॉर्प या स्पिरिट ऑफ कॉरपोरेशन। जी थैंक यू।